नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज की अपनी इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम चैप्टर 9 का हिस्ट्री का क्लास 12 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके क्लास 12 के टर्म 2 के एग्जाम में आने वाले हैं। चैप्टर 9 से रिलेटेड ये चैप्टर है, शासक और इतिवृत्ति, इसका पार्ट 2 है। अगर आपने हमारे चैनल पे पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा और ये पार्ट 2 उसी से रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं अपने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बच्चों, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के प्रति अकबर की जिज्ञासा और इस संबंध में जैसुइट के प्रमुख सदस्य और उल्मा से उनका वाद विवाद और परिणाम पर टिप्पणी कीजिए। बच्चों, ये क्वेश्चन है अकबर के प्रति, अकबर के समय अकबर की क्या जिज्ञासा थी ईसाई धर्म के प्रति, और ईसाई धर्म के जो प्रमुख सदस्य थे जिन्हें जैसुइट कहा जाता था, उनका क्या वाद विवाद था उल्मा से और इन सब का क्या परिणाम निकला। तो फर्स्ट पॉइंट है, 15वीं शताब्दी में भारत आने तक की समुद्री मार्ग की खोज कर ली गई, जिससे ईसाई धर्म प्रचारक भारत आने लगे थे। अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। उसने जैसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा भी था। अकबर काफ़ी जिज्ञासु शासक रहा है, वो सभी धर्मों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता था। इसी कारणवश वो ईसाई धर्म के बारे में भी जानना चाहता था, इसलिए उसने एक दूत मंडल गोवा भेजा। 1580 में पहला जैसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी पहुंचा और वहां पर 2 सालों तक रहा। जो पहला जैसुइट शिष्टमंडल है 1580 में, उस समय फतेहपुर सीकरी भारत की मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वहां अकबर के पास पहुंचते हैं और लगभग 2 वर्षों तक अकबर के साथ ही रहते हैं। लाहौर के मुगल दरबार में भी 1591 और 1595 में 2 बार जैसुइट शिष्टमंडल गए थे। बाद में अकबर ने अपनी राजधानी चेंज कर दी थी, इस वजह से लाहौर जैसुइट शिष्टमंडल को जाना पड़ा। इन जैसुइट विचारकों ने अकबर से बात की और इससे धर्म के सद्गुणों को बताया, जिस वजह से उल्मा से उनका वाद विवाद हुआ। ईसाई धर्म के जितने भी जैसुइट धर्म प्रचारक थे, इन्होंने अकबर के साथ अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातों को शेयर किया और इन अच्छी अच्छी बातों से, इन सद्गुणों से उल्मा के से उनका क्या हुआ, विवाद हुआ। सार्वजनिक सभाओं में जैसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के पास बहुत पास बैठने को मिलता था। ऐसा बताया गया है, इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर के शासनकाल में अकबर के सबसे नज़दीक वाली जो सीट होती थी वो जैसुइट धर्म प्रचारकों के लिए होती थी। ये देखकर मुगल साम्राज्य के अंदर अन्य अभिजात वर्गों को कुछ न कुछ खटपट रही होगी। ये लोग मुगल दरबार के अभियानों में जाते थे, शाही परिवार के बच्चों को शिक्षित करते थे और फुर्सत के समय में अकबर के साथ रहते थे। ये जितने भी जैसुइट धर्म प्रचारक थे शाही परिवारों के साथ रहते थे, बच्चों के साथ घुल मिल कर उनको शिक्षा वगैरह देते थे, साथ ही साथ शाही अभियानों पर भी जाते थे। फुर्सत जब मिलती थी अकबर को तो अकबर के साथ भी ये लोग रहा करते थे। अकबर ने जैसुइट शिष्टमंडल के प्रति जो उच्च आदर प्रस्तुत किया, उससे पूरे यूरोप में हवा लगी कि अकबर अपने धर्म का परिवर्तन करना चाहता है। इसी समय एक अफवाह उड़ी थी कि अकबर अपने धर्म का परिवर्तन करना चाहता है क्योंकि वो जैसुइट धर्म प्रचारकों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और शायद अकबर अब ईसाई धर्म को अपना ले, पर ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं थी। अकबर के द्वारा विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, रीति रिवाजों को समझने का प्रयास करना, ये महज अपने ज्ञान को बढ़ाने की चेष्टा थी। अकबर सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था, वो समझना चाहता था कि धर्म क्या होता है। इससे रिलेटेड वो इससे और ज़्यादा आगे नहीं गया, कभी भी उसने धर्म परिवर्तन की बात नहीं की थी। फटाफट से प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मुगल सूबों में प्रशासन का क्या स्वरूप था, केंद्र द्वारा प्रांतों पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जाता था, व्याख्या कीजिए। तो मुगल सूबों के अंदर प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता था, मतलब पूरा मुगल साम्राज्य को कैसे ऑपरेट किया जाता था, ये क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं फटाफट से। जिस प्रकार कार्यों का विभाजन केंद्र में था, उसी प्रकार सूबों में भी व्यवस्था की गई थी। सूबे मतलब स्टेट
उस समय के जो स्टेट हुआ करते थे उन्हें सूबे कहा जाता था, और सूबे के प्रमुख को प्रांतीय गवर्नर या फिर सूबेदार कहा जाता था, जो सीधे ही बादशाह को सारी रिपोर्ट भेजता था। जो भी हेड होता था सूबे का, प्रांतीय गवर्नर या सूबेदार जो भी उसे कहा जाए, वो सीधे ही अब सारी रिपोर्ट अपनी बादशाह को भेजता था। उससे नीचे कई सारे अधिकारी होते थे। सूबे में सूबेदार के अधीनस्थ दीवान, बख्शी और सद्र होते थे। ये 3 तरह के अधिकारी थे। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था, जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी फौजदारों की होती थी। सरकार मतलब जिले आप कह सकते हैं, जिलों में बटा हुआ था, हिस्सों में बटा हुआ था, और इन जिलों की रक्षा करने की जिम्मेदारी, उस समय की जो कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी, फौजदारों पर थी। फौजदार इस चीज़ को संभाल कर चलते थे, और इन्हीं के पास पूरी की पूरी सेना होती थी स्टेट को ऑपरेट करने के लिए। प्रत्येक फौजदार पर घुड़सवार और तोपचियों की फौज रहती थी। यहाँ पर कहा गया कि हर एक फौजदार के पास कुछ घुड़सवार होते थे, कुछ तोपची हुआ करते थे। अगर इससे नीचे जाएं तो उप जिला स्तर पर प्रशासन की देखरेख 3 अधिकारियों पर निर्भर करती थी। उप जिला स्तर मतलब जिले स्तर से छोटा, इसमें 3 अधिकारी थे। पहला अधिकारी था कानूनगो, ये राजस्व आलेख का रखवाला था। जितने भी राजस्व से संबंधित, टैक्स से संबंधित डॉक्यूमेंट थे, उन सब की देखरेख करने का कानूनगो। एक तरीके से कह लें कि उस समय ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संभालता था। ठीक है। दूसरी चीज ये है, चौधरी होता था, राजस्व को इकट्ठा करने वाला, टैक्स इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था। ऊपर वाला सिर्फ टैक्स के डॉक्यूमेंट्स देखेगा, सीए टाइप का व्यक्ति, और नीचे चौधरी टैक्स को इकट्ठा करेगा। फिर तीसरे नंबर पे आता था काजी। काजी न्याय करने का काम करता था, या उस समय कह लो कि उस समय का ये हाई कोर्ट था। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं इसके। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, जिसमें लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे। ये सब मिलकर शासन व्यवस्था को देखते थे, और किस तरीके से राजा के साम्राज्य को संभालना है, इन सभी चीज़ों पर वो निर्भर करता था। फटाफट से प्रश्न संख्या 3 आ गए हैं। वे कौन से उद्देश्य थे जिनकी पूर्ति के लिए मुगलों ने ईरान व तुरान के साथ संबंध स्थापित किए? तो फटाफट से देख लेते हैं इसके। मुगल शासकों के ईरान एवं तुरान के पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक एवं राजनयिक संबंध इसी सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। कहने का मतलब यह है कि ईरान और तुरान के साथ जो इनके संबंध हुआ करते थे, वो इन्हीं की सीमा, जो हिंदुकुश पर्वत है भारत के, उस समय अखंड भारत हुआ करता था। आज तो हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। तो उस समय हिंदुकुश पर्वत को पार करने वाला जो व्यक्ति होता था, वो भारत में प्रवेश कर जाता था। तो हिंदुकुश की रक्षा करना जरूरी था। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने का इच्छुक कोई भी विजेता हिंदुकुश पर्वत को पार किए बिना उत्तर भारत तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकता था। 101% बात ये थी कि हिंदुकुश पर्वत तो पार करना ही करना पड़ेगा अगर उन्हें भारत में दाखिल होना है तो। इसीलिए मुगल साम्राज्य अपने शासन को संभालने के लिए, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए हिंदुकुश पर्वत पर निगरानी रखने का काम करते थे, और इसी पर्वत की रक्षा करने का काम मुगलों ने ईरानी और तुरानी व्यक्तियों को दिया था। ईरानी और तुरानी व्यक्ति काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। मुगल साम्राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ईरानी और तुरानी के युद्ध कौशल का प्रयोग किया जाता था। देश के अंदर भी अगर किसी तरीके की समस्याएं हैं तो उन समस्याओं से निपटने के लिए ईरानी और तुरानी व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अधिकारी और प्रशासककर्ता हुआ करते थे। ईरानी और तुरानी कलाकार भी साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आते थे, जिन्हें मुगल राजा संरक्षण दिया करते थे। कई सारे बिहजाद टाइप के कई सारे मुगल साम्राज्य में आने वाले कलाकार थे, जो बाहर से आए थे, ईरान तुरान जैसे देशों से आए थे, क्योंकि उन्हें मुगल साम्राज्य के अंदर अवसर मिल रहा था अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। साम्राज्य निर्माण के वक्त से ही मुगल की शाही सेना में तुरानी और ईरानी लोगों का दबदबा था। कुछ लोग बाद में मुगल सेना में भर्ती हुए हैं। यहाँ कहा गया कि शुरू से ही, जब से मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, तब से ही ईरानी और तुरानी लोगों का मुगलों की शाही सेना में दबदबा हुआ करता था, और कुछ लोग तो बाद में इस सेना में क्या हुए हैं, भर्ती हुए हैं। ईरानी और तुरानी मनसबदार हमेशा से ही बादशाह के साथ वफादारी निभाते आए थे।
कहने का मतलब ये है कि ईरानी और तुरानी काफ़ी ज़्यादा वफादार व्यक्ति हुआ करते थे। उस समय मुग़ल साम्राज्य के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जहांगीर के शासनकाल में ईरानी को उच्च पद भी प्राप्त हुए हैं। ईरानी और तुरानी अच्छे योद्धा, संदेशवाहक, चित्रकार, लेखक और राजनीति करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें शाही सेवा में प्रस्तुत किया जाता था। फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मुगल साम्राज्य में सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार होता था, व्याख्या कीजिए। एक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए मुगल साम्राज्य किस तरीके से काम करता था, वो इस क्वेश्चन में कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट ही बताया गया है कि मुगल दरबार में लेखकों का समूह का निरीक्षण मीर बख्शी किया करता था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर बख्शी। मुगल दरबार में जितने भी लेखक होते थे और जितने भी अभिलेख वहाँ पर लिखे जाते थे, इन सभी का जो कार्य था, कार्य प्रोसेस था, वो मीर बख्शी के नियंत्रण में ही किया जाता था। दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाली सभी अर्जियां, दस्तावेज और अन्य आदेश इन्हीं लेखकों के समूह के द्वारा तैयार किया जाता था। दरबार में जो भी कोई आदेश तैयार किया जा रहा है, दरबार में कोई जो अर्जी वगैरह है, कोई चिट्ठी वगैरह है या कोई संदेश है, उसे पेश करना है, तो सबसे पहले उस संदेश को मीर बख्शी ही देखा करता था। और मीर बख्शी के जो जितने भी सहायक कर्मचारी थे, वो लोग इन सभी चीज़ों को तैयार करते थे। लेखकों के समूह जो थे, वो इन सभी चीज़ों को तैयार करते थे और राजा के सामने पेश करते थे। अभिजातकों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि उच्च दरबार से समाचार शीर्षक के अंतर्गत सभी आलेख तैयार किया करते थे। अभिजातकों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधियों के लिए उच्च दरबार से, मतलब राज दरबार से जो भी खबरें निकल कर आती थी, उन्हें एक अखबार के रूप में, आलेख के रूप में दर्ज किया जाता था और उन्हें पूरे साम्राज्य के अंतर्गत बांटा जाता था, सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। अखबार में सभी तरह की सूचनाएं होती थी, जैसे पद और पदवियों का ज्ञान, बादशाह द्वारा किसी अभिजात की पूछताछ। जो अखबार छापा जाता था मीर बख्शी और उनकी टीम की तरफ से, उस अखबार में सभी तरह की सूचनाएं दर्ज हुआ करती थी कि किसको कैसा पद मिला पड़ा है, किस तरह का पदवियों का ज्ञान है, ये सभी कुछ। समाचार, वृतांत और शाही आदेश मुगल साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को हरकारों के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। यहाँ कहा गया है कि समाचार वृतांत जो है पूरे साम्राज्य में फैलता था, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाते आते रहते थे और इन्हें बांस के डिब्बों में रखकर पहुँचाया जाता था। उस समय एक टीम हुआ करती थी, हरकारों का दल। ये हरकारों के दल इन बांस के डिब्बों को लेकर अपनी पूरी जी जान से, पूरी ताकत से एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते थे और अपने आगे वाले हरकारों को पास किया करते थे। काफ़ी दूर स्थित राजधानियों के वृतांत बादशाह को कुछ ही दिनों में इस व्यवस्था के तहत मिल जाया करते थे। बहुत ही आसानी से बादशाह तक सभी तरह की सूचनाएं पहुंच जाया करती थी। राजधानियों के बाहर बैठे अभिजात, वे राजपूत बड़े मनोयोग से इन अभिलेखों को तैयार करवाते और बादशाह के पास भेज दिया करते थे। जितने भी प्रशासन में शामिल अभिजात थे और जितने भी राजपूत वगैरह थे, राजधानियों से जो बाहर बैठे हुए थे, अगर उन्हें कोई संदेश राजा तक पहुंचाना है, बादशाह तक पहुंचाना है, तो बड़े मनोयोग से इन अभिलेखों को तैयार करवा के राजा के पास भिजवाया करते थे। सार्वजनिक समाचारों के लिए पूरा मुगल साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र संचार तंत्र से जुड़ा हुआ था। खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य दिन रात काम किया करता था, जिससे देखकर लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक ये बात थी। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए हैं। अबुल फजल ने भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अबुल फजल के द्वारा भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक कहा गया है क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बादशाह को दिया जाने वाला भूमि राजस्व ये बादशाह का हक था, क्योंकि वो प्रजा की रक्षा करते थे और साथ में प्रजा के विकास के लिए कार्य करते थे। कहने का मतलब ये है कि राजा के द्वारा जो कर लिया जाता था, जो राजस्व लिया जाता था, वो राजस्व ऐसे ही दिया जाने वाला राजस्व नहीं था, बल्कि वो राजा का हक हुआ करता था, क्योंकि राजा अपनी प्रजा की क्या करता है, रक्षा करता है और प्रजा के विकास के लिए दिन रात काम करता है। भूमि राजस्व से प्राप्त होने वाली आय से मुगल साम्राज्य के आर्थिक लेन देन किए जाते थे। जो भी भूमि राजस्व से जो आय आती थी, उससे मुगल साम्राज्य के जो आर्थिक लेन देन हैं, जो व्यापार हैं, जो खर्चे हैं, उन खर्चों को पूरा किया जाता था।
थर्ड में कहा गया है कि सेना, अभिजात, कलाकार, लेखक आदि इन लोगों को वेतन दिए जाते थे। कई तरह के लोग उस समय हुआ करते थे जिन्हें मुगल साम्राज्य की तरफ से वेतन दिया जाता था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत होने वाली कृषि का उत्पादन राजा की नीतियों पर निर्भर करता था। उस समय जितने भी राजा हुआ करते थे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, तो जो मुगल साम्राज्य के जो भी राजा हुआ करते थे, कृषि को बढ़ावा देने में इनका काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान हुआ करता था, क्योंकि उस समय मुख्य रूप से कृषि ही आर्थिक रूप से सशक्त होने का साधन था। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आ गए हैं। अनेक लोग जलालुद्दीन अकबर को मुगल साम्राज्य का महानतम सम्राट मानते हैं। उक्त कथन का उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर समर्थन कीजिए। कहा गया कि जलालुद्दीन अकबर एक महान सम्राट कैसे थे, हमें ये सारी बातें बतानी हैं। तो अकबर एक महान सम्राट था जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहली चीज तो अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जाजिया कर समाप्त कर दिया था। ये दोनों ही कर हिंदू धर्म के समुदायों पर लगता था, जिसे अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। दूसरी बात ये कही गई कि अकबर के शासनकाल में सुलह एक कुल की नीति को स्थापित किया गया था और इस नीति के अनुसार सभी धर्मों को मिलकर शांति के साथ रहने के लिए कहा गया। अकबर के द्वारा ये नीति चलाई गई थी, सुलह कुल की नीति, और सुलह कुल की नीति के अनुसार भारत में रहने वाले सभी धर्मों को मिलजुल कर रहने के लिए कहा गया था और बदले में राज्य की रक्षा करने का वचन लिया गया था। अकबर का अन्य धर्मों के प्रति सहानुभूति रखना। अकबर सभी धर्मों को बराबर मानता था, पूरी तरीके से अकबर धर्मनिरपेक्ष था। वैसे तो था ये एक मुस्लिम शासक, पर सभी धर्मों के बारे में बराबर सोचता था। अकबर ने अपने सामंत वर्ग में विभिन्न धर्मों, क्षेत्रीय और भाषाओं के लोगों को शामिल करके ऐसी विविध धार्मिक बनाया कि अकबर का सामान्य वर्ग एक गुलदस्ते के समान था। यहाँ पर कहा गया है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर अभिजात वर्ग आना चाहिए था, ठीक है, और विविध धर्मी बनाया। कहा गया कि अकबर ने अपने सामंत वर्ग में अलग अलग धर्मों के लोगों को शामिल किया था और अलग अलग धर्मों के लोग जो थे वो अकबर के शासनकाल में अभिजात का काम करते थे और ये सारे मिलकर एक गुलदस्ते के रूप में थे जो अकबर के लिए अपना सारा कार्य करते थे, अकबर के प्रति अपनी सहानुभूति, अपनी वफादारी रखा करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अकबर ने मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, पारसियों, मुसलमानों आदि का साम्राज्य बताया है। अकबर ने अपने साम्राज्य को किसी एक धर्म का नहीं बताया है, अकबर ने अपने साम्राज्य को सभी धर्मों के लोगों का बताया है। साथ ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की और दीन इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत की। हुआ क्या था बच्चों कि अकबर ने अपने धर्म को अच्छा करने के लिए सभी धर्मों में से कुछ अच्छी अच्छी बातों को उठाकर एक नए धर्म की स्थापना की थी, दीन इलाही नामक धर्म। तो इससे भी काफ़ी मजबूत बनता है अकबर। इसका अगला पॉइंट है कि झरोखा दर्शन प्रथा शुरू करके अकबर ने अपनी प्रजा का विश्वास कायम किया और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। एक प्रथा थी उस समय झरोखा दर्शन प्रथा। राजा रोज सुबह एक झरोखी सी जाली टाइप की खिड़की में आता था और उस खिड़की में लोगों को अपने दर्शन देता था और उसके बाद जो खाने पीने के सामान थे, अशरफियाँ थी, सोना चांदी था, धन था, वो गरीबों में बांटा करता था। इस तरीके से भी अकबर एक महान सम्राट बना। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ क्यों था, स्पष्ट कीजिए। तो झगड़ों की जड़ जो है मुगल राजाओं ईरान और तुरान वे अन्य आक्रमणकारियों के बीच हिंदकुश पर्वत से पूर्व की भूमि के लिए युद्ध होते रहे हैं। हिंदकुश पर्वत से इधर की जो भूमि है, मतलब जो भारत की भूमि है, आज जो पाकिस्तान है, भारत है, इस भूमि के लिए हमेशा से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ईरानी और तुरानी वे दूसरे आक्रमणकारी लड़ते रहे हैं, युद्ध करते रहे हैं। तो भारत को जीतने आने के लिए सभी आक्रमणकारियों को हिंदकुश पर्वत पार करना ही होता था। जितने भी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते थे उन्हें किसी भी हाल में हिंदकुश पर्वत को तो पार करना ही था। इसीलिए भारत की सुरक्षा के लिए हिंदकुश पर्वत काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। मुगल साम्राज्य ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए हिंदकुश पर्वत पर नियंत्रण तथा कंधार को अपने अधीन करने का प्रयास किया। मुगल साम्राज्य भारत को सुरक्षित रखना चाहता था, हिंदकुश पर्वत पर वो अपना नियंत्रण चाहता था, इसलिए उसने कंधार को अपने अधीन करने का प्रयास किया था।
हिंदकुश पर्वत पर नियंत्रण रखने के लिए काबुल और कांधार दोनों में से किसी एक जगह पर नियंत्रण होना अति आवश्यक था। काबुल या तो काबुल पर नियंत्रण रखा जाए या कांधार पर नियंत्रण रखा जाए, जिससे कि हिंदकुश पर्वत पर नज़र रखी जा सके। तो दोनों में से कोई एक राज्य जो है वो मुगल साम्राज्य के अधीन होना चाहिए। तो इसमें से चुना गया कांधार को। कांधार आरंभ में हुमायूं के अधिकार क्षेत्र में था, परंतु बाद में इसे सफावियों के द्वारा जीत लिया गया था। पहले तो जब हुमायूं का समय था उस समय तो कंधार हुमायूं के नियंत्रण में ही हुआ करता था, पर बाद में इसे सफावियों के द्वारा जीत लिया। पर फिर बाद में अकबर ने इसे पुनः 1595 में पुनः जीत लिया, दोबारा से जीत लिया, और इस तरीके से ये फिर से मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। सफावी दरबारों के साथ मुगल के अपने राजनीतिक संबंध थे, तो राजनीतिक संबंध अच्छे रहे, पर सफावियों ने कंधार पर अपना दावा हमेशा ही करते रहे। ये कहते रहे कि कांधार उनका है हमेशा के लिए। 1613 में जहांगीर ने इसे शाह अब्बास के दरबार में मुगल साम्राज्य में रहने देने की दरख्वास्त भेजी। उस समय जहांगीर का शासनकाल था, तो इसने शाह अब्बास के दरबार में रिक्वेस्ट भेजी कि जो कंधार है वो मुगलों के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। पर 1622 की शीत ऋतु में फारसी सेना ने इस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फारसी सेना मतलब सफावियों की सेना। तो सफावियों की सेना ने इस पर 1622 में कब्जा कर लिया, जिस वजह से ये क्षेत्र वापस से सफावियों के बीच चला गया। और इसी प्रकार कांधार जो है मुगलों और सफावियों के बीच में झगड़े का कारण हमेशा से बना रहा है। फटाफट से हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, तेजी से पढ़ लेते हैं इसे और वीडियो को खत्म कर देते हैं। सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। इस कथन की पुष्टि तथ्यों के आधार पर कीजिए। विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी था, जिसके कई सारे निम्नलिखित कारण थे। तो बच्चों, विस्तृत आलेख मुगल साम्राज्य उस समय तैयार किया करते थे, काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी था ये भारत के लिए। ये आलेख मुगल साम्राज्य की शक्ति को प्रदर्शित किया करते थे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मुगल साम्राज्य इन आलेखों को तैयार करते थे। ये सभी आलेख सूचना का प्रसार करने के लिए लिखे जाते थे। दरबार से निकलने वाली सभी खबरों को प्रजा तक पहुंचना जरूरी था, इसलिए ये आलेख सटीक और विस्तृत हुआ करते थे। इन आलेखों को भविष्य की पीढ़ी के लिए भी तैयार किया जा रहा था, ताकि भविष्य के लोग यानी हम सब मुगल साम्राज्य को अच्छे से जान सकें। तो भविष्य की पीढ़ी के लिए भी मुगल साम्राज्य अपना इतिहास लिख रहा था, इसीलिए काफ़ी सटीक और विस्तृत होना ये जरूरी था। मुगल साम्राज्य का अन्य देशों के साथ व्यापार और राजनीतिक संबंध थे, तो उन्हें संदेश पहुंचाने के लिए भी आलेखों को तैयार किया जाता था। दूसरे देशों से काफ़ी अच्छे रिलेशन थे भारत के, तो उनसे रिलेशन बनाने के लिए अपने संदेशों को लिखवाया करता था। मुगल साम्राज्य पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ था, और पूरे क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आलेखों को तैयार किया जाना जरूरी था। मुगल साम्राज्य कहें तो बहुत बड़ा था, और इनकी जानकारियों को प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हुआ करता था। मुगल बादशाह अपने साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी तरह के क्षेत्रों के लिए जानकारी चाहते थे। मुगल बादशाह अपने साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना चाहते थे। मुगल बादशाहों को ऐसा लगता था कि ये जितनी भी जानकारियां हमारे लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे साम्राज्य का शासन व्यवस्था संभाली जा सके, इसलिए वो विस्तृत आलेख लिखने पर ज़्यादा फोकस किया करते थे। तो बच्चों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, माई यूट्यूब वीडियोज़। लेट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फटाफट से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।